वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंच के करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 20 जून और दिन है शनिवार। तो चलिए देखेंगे क्या क्वेश्चन अपडेट होगा आज के लिए, और अपडेट से रिलेटेड जितनी सारी फैक्ट होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लास्ट वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, निक हाकले को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह किसका स्थान लेंगे? पहला ऑप्शन है तिबेरियस राटा, दूसरा ऑप्शन है केविन रॉबर्ट्स, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स साची और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, केविन रॉबर्ट्स। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, किस राज्य के कृषि मंत्री ने जून 2020 में राज्य विधानसभा में 2020-21 के लिए कृषि बजट पेश किया है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें सबसे जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, किस संयुक्त ने एके जैना को अपना प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन है महानगर गैस, दूसरा ऑप्शन है गुजरात गैस, तीसरा ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, कर्नाटक सरकार ने किस दिवस को मास्क दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? पहला ऑप्शन है 17 जून, दूसरा ऑप्शन 18 जून, तीसरा ऑप्शन 19 जून और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें सबसे आपका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 18 जून को मनाए जाने के लिए घोषणा किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा संकलित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? इसमें सबसे पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन है डेनमार्क, तीसरा ऑप्शन है फिनलैंड और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें सबसे आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि सिंगापुर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, ये लीजिए आ गया आज का कमेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया के तहत KISCE की स्थापना का निर्णय लिया है। KISCE में ई क्या है? क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से सुन लें। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया के तहत KISCE की स्थापना का निर्णय लिया है। KISCE में ई क्या है, यानी ई का फुल फॉर्म क्या होगा? सबसे पहला ऑप्शन है एनर्जी, दूसरा ऑप्शन है एक्सीलेंस, तीसरा ऑप्शन है एक्सरसाइज और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जैसे ही आप वीडियो को वॉच करके खत्म करेंगे, फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और लास्ट वीडियो का जो कमेंट क्वेश्चन था उसका अगर बात करें तो उसका सही आंसर है पत्रकारिता से वो संबंधित थे। फ्रेंड्स, नेशनल कैटेगरी में जो सबसे पहला अपडेट है आज के लिए वो है तेलंगाना सरकार ने प्रख्यापित किया एक अध्यादेश। जहां दोस्तों तेलंगाना सरकार ने आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, कर्मचारियों और पेंशनरों की भुगतान के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए एक अध्यादेश पेश किया है। यह तेलंगाना आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का विशेष प्रावधान अध्यादेश है। इसे 16 जून 2020 को राज्यपाल तमिलिसाई साउंडरराजन द्वारा प्रख्यापित किया गया था। अगला अपडेट है, अगस्त 2021 तक UNSC का अध्यक्ष रहेगा भारत। बात करें कि UNSC की, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। भारत जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, अगस्त 2021 के महीने के लिए इसके अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। परिषद की अध्यक्षता प्रत्येक सदस्य द्वारा 1 महीने के लिए बारी बारी से की जाती है। सदस्य के अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार इन नामों का उल्लेख किया जाता है। अगला अपडेट है, BMC ने स्थापित किया विशाल तरल ऑक्सीजन टैंक। जहां दोस्तों बृहत्तम मुंबई नगर निगम BMC प्रमुख अस्पतालों KEM नायर, सायन और जम्बो सुविधाओं सहित 20 स्थानों पर विशाल तरल ऑक्सीजन टैंक की स्थापना को पूरा करने के लिए अंतिम चरण में मंजूरी दे दी है। सिलेंडर स्थापित करने के लिए प्लेटफॉर्मों का निर्माण किया गया है और स्थापना की प्रक्रिया अगले सप्ताह पूरी हो भी जाएगी। मुंबई के अधिकांश अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग लगभग 5 गुना बढ़ गई है। अगला अपडेट है, अपग्रेड किया जाएगा आइजोल का राजीव गांधी स्टेडियम। जहां दोस्तों आइजोल के राजीव गांधी स्टेडियम को खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। खेल मंत्रालय की योजना है कि पूरे देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयास के साथ प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक KISCE की स्थापना की जाएगी। यह भारत में ओलंपिक में उत्कृष्टता
के सपने की दिशा में मौजूदा प्रतिभाओं को बढ़ाने का एक मंच होगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। ये अपडेट बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय रेलवे ने समाप्त कर दी चीनी अनुबंधन। जी हां दोस्तों, चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया DFCCIL ने बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप लिमिटेड के साथ अनुबंधन को समाप्त करने का निर्णय लिया है। कंपनी के खराब प्रदर्शन के कारण अनुबंधन को समाप्त कर दिया गया है। 2016 में सिग्नलिंग सिस्टम और दूरसंचार कार्य को स्थापित करने के लिए चीनी कंपनी ने अनुबंध प्राप्त किया था। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। 19वां ग्रेट जून अपराइजिंग डे मणिपुर ने मनाया। जी हां दोस्तों, 19वां ग्रेट जून अपराइजिंग डे 18 जून 2020 को इम्फाल और अन्य स्थानों पर मनाया गया। 14 जून 2001 को केंद्र सरकार ने NSCNIM के साथ संशोधित युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें क्षेत्रीय सीमा के बिना शब्द शामिल थे। अगला अपडेट है। दुनिया भर में खेलों की शुरुआत के बीच भारतीय फुटबॉल के लिए बड़ी खुशखबरी है। यह टूर्नामेंट 42 साल बाद देश में होने जा रहा है। इससे पहले साल 1979 में मेजबान मिली थी, तब भारतीय टीम रन अप रही थी। इस बात का फैसला AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक में किया गया। AIFF के लिए मेजबानी मनोबल बढ़ाने वाली है, क्योंकि उसे FIFA अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी भी सौंपी गई थी, जिसके आयोजन अगले साल होगा। भारत ने साल 2016 में AFC अंडर-16 चैंपियनशिप और साल 2017 में FIFA अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी की थी। अगला अपडेट है। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने सरकार के सक्षम रूस से 33 नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। वायुसेना ने रूस के 21 नए MiG-29 और 12 Su-30 MKI सहित 33 नए लड़ाकू विमानों को हासिल करने के लिए एक प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेज दिया है। वायुसेना ने कुछ समय के इस योजना पर काम कर रही है, लेकिन उन्होंने अब इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है। 6000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले प्रस्तावों को अगले सप्ताह अंतरिम मंजूरी के लिए रक्षा मंत्रालय की उच्चतर स्तर बैठक में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में 12 Su-30 MKI को लेने का प्रस्ताव शामिल है। अपडेट है। महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। जी हां दोस्तों, केंद्रीय क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस इन अ पेंडेमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक प्राधिकारियों के लिए महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NSGG, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा किया गया था। ऑटिस्टिक प्राइड डे 18 जून को मनाया गया। ऑटिस्टिक प्राइड डे प्रत्येक वर्ष ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के लिए मनाया जाने वाला उत्सव है। हर वर्ष 18 जून को ऑटिज्म के शिकार व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 160 बच्चों में से एक को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार रहता है। ऑटिज्म बचपन के दौरान शुरू होता है और किशोरावस्था और वयस्कता में भी बना रहता है। दोस्तों, बात करें ऑटिज्म की तो यह एक मानसिक विकार है, यानी कि मानसिक डिजीज है जो बचपन से शुरू होता है और इसमें बच्चों का विकास सामान्यतः नहीं होकर धीरे धीरे रुक करके होता है। क्लाइमेट प्लेज में शामिल हुआ इन्फोसिस। जी हां दोस्तों, इन्फोसिस लिमिटेड द क्लाइमेट प्लेज में शामिल हो गया है, जो कि अमेजन और पर्यावरण फॉर्म ग्लोबल ऑप्टिज्म द्वारा यह स्थापित किया गया है, जो पेरिस समझौते को 10 वर्ष पहले पूरा करने के लिए एक प्रतिबद्ध है। क्लाइमेट प्लेज 2050 के पेरिस समझौते के लक्ष्य के एक दशक के पहले 2040 तक अपने नए व्यवसायों में शुद्ध शून्य कार्बन होने का आह्वान करती है। अमेजन की योजना 2020 तक कई और हस्ताक्षरकर्ताओं को शामिल करने की है। अगला अपडेट है यौन हिंसा उन्मूलन दिवस। जी हां दोस्तों, 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में अपनाया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला अपडेट है भारत के कड़े विरोध के बावजूद इस नए नक्शे में नेपाल ने 3 भारतीय इलाके लेपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र के रूप में दर्शाया है। नेपाल के इस कदम से दोनों देशों के सौहार्दपूर्ण संबंधों को बहुत बड़ा झटका लगा है। संसद के उच्च सदन से सर्वसम्मति से पारित बिल पर 18 जून 2020 को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने हस्ताक्षर कर दिए।
इस नक्शे को राष्ट्रीय मान्यता देने के लिए संविधान संशोधन बिल को नेपाली संसद के उच्च सदन ने 18 जून 2020 को इस सर्वसम्मति से पारित कर दिया। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष गणेश तिमिलसिनी ने बताया कि सदन में उपस्थित सभी 57 सदस्यों ने इस बिल के पक्ष में वोट दिया। अगला अपडेट है, वॉल्कन बोजकीर चुने गए 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। जहां दोस्तों 75वीं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तुर्की के राजनयिक वॉल्कान बोजकीर को यूनाइटेड नेशन महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र सितंबर 2020 से आरंभ होगा। इस पद के लिए बोजकीर ने संयुक्त राष्ट्र के 178 सदस्यों का समर्थन हासिल किया। वह वर्तमान महासभा अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे से पदभार संभालेंगे। और इससे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का संस्थापक संयुक्त राष्ट्र स्वयं है और संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट देख लेते हैं हेल्थ अपडेट में क्या कुछ नया है। जी दोस्तों, पहला कर्नाटक बैंक ने लॉन्च किया कोविड-19 हेल्थ कवर। जी दोस्तों, कर्नाटक बैंक ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। कोविड-19 से संबंधित खर्चों के खिलाफ व्यक्तियों को बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सहयोग से बैंक ने यह स्वास्थ्य नीति शुरू की है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, प्रतिदिन 25,000 मास्क का उत्पादन करेगा IIT कानपुर। जब दोस्तों IIT कानपुर कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए देश के सामूहिक प्रयास में योगदान देने के लिए प्रतिदिन 25,000 N95 और N99 ग्रेड फेस मास्क का उत्पादन करने जा रहा है। यह किसी भी IIT या भारत के एक शैक्षणिक संस्थान के टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर द्वारा की गई अपनी तरह की प्रथम पहल है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, मुंबई में लॉन्च किया गया एयर वेंटी ऐप। जो दोस्तों, नगर निगम ग्रेटर मुंबई MCGM ने शहर में निवासियों की मदद करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन एयर वेंटी लॉन्च किया है, जो कि उनके आसपास के सरकारी और निजी अस्पतालों दोनों में गहन देखभाल इकाई, ICU बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानकारी देगा। अगला अपडेट है, दिल्ली में विश्व की सबसे बड़ी कोविड सुविधा। जी दोस्तों, दिल्ली सरकार ने दक्षिण दिल्ली में राधा स्वामी आध्यात्मिक केंद्र को 10,000 बिस्तरों वाले विश्व के सबसे बड़े अस्थायी कोविड-19 देखभाल सुविधा में परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। यह सुविधा सबसे दिलचस्प विशेषताओं में से एक है। इसके नालीदार कार्डबोर्ड बेड होंगे जिन्हें साफ करने की आवश्यकता नहीं होगी और वे पुनर्वर्तनीय होंगे। इन बिस्तरों को वास्तव में असेंबल और डिसमेंटल करना आसान है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया पहला मोबाइल लैब। जहां दोस्तों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्रामीण भारत में अंतिम मील परीक्षण पहुंच को बढ़ावा देने के लिए कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब शुरू की है। इन्फेक्शस डिजीज डायग लैब यानी कि आई लैब कोविड कमांड रणनीति के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। फ्रेंड्स, बात करें इकोनॉमी अपडेट की, इसमें सबसे पहला अपडेट है, टाटा AIA लाइफ ने किया ECS के साथ करार। दोस्तों, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस यानी कि टाटा AIA लाइफ ने आधार आधारित पेपरलेस ऑफलाइन eKYC सेवा की पेशकश करने के लिए ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ समझौता किया है। eKYC सेवा कंपनी के जीवन बीमा समाधानों के लिए ग्राहकों को सहज ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रदान करेगी। अगला अपडेट है, RBI ने प्रस्तावित किए नए नियम। जो दोस्तों, RBI ने होम फाइनेंसरों को नियंत्रित करने के लिए नियमों को सख्त करने का प्रस्ताव दिया है। नियामक के प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से होम फाइनेंसर फर्मों और उन लोगों को भी परिभाषित किया। अगला अपडेट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी ऋण मुक्त। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL अब शुद्ध ऋण मुक्त कंपनी है, जिसने अपने 1.61 ट्रिलियन रुपए के शुद्ध ऋण के मुकाबले 1.75 ट्रिलियन रुपए जुटा लिए हैं। कंपनी ने 11 निवेशकों को अपनी सब्सिडरी जियो प्लेटफॉर्म्स की इक्विटी की 24.71% हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से 1.15 ट्रिलियन रुपए जुटाए। अगला अपडेट है, ICICI बैंक ने बेची 2,250 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी। जहां दोस्तों, ICICI बैंक ने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के 10 रुपए प्रत्येक के फेस वैल्यू के 18 करोड़ इक्विटी शेयरों को वापस ले लिया है। अगला अपडेट है, फिच ने भारत के रेटिंग आउटलुक को किया निगेटिव। जब दोस्तों, फिच रेटिंग्स ने
BBB के निम्नतम निवेश ग्रेड पर अपनी संप्रभु रेटिंग को बनाए रखते हुए भारत के लिए अपने रेटिंग आउटलुक को स्थिर से निगेटिव तक संशोधित किया है, जबकि तीनों रेटिंग्स एजेंसियों के पास अब तक भारत के लिए न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग है, जबकि फिच और मूडी का आउटलुक नेगेटिव है, जबकि S&P ग्लोबल रेटिंग्स का आउटलुक स्थिर है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, सीरम इंस्टीट्यूट यूनिसेफ के बीच समझौता। दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया न्यूमोकल कंजुगेट वैक्सीन की 10 मिलियन खुराक प्रदान करेगा। अगले दशक तक कम आय वाले देशों के लिए हर वर्ष यह टीका गंभीर निमोनिया से रोकने में मदद करता है। अगला अपडेट है, IRB ने किया $867 मिलियन का करार। जहां दोस्तों IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के टोलिंग अधिकारों को प्राप्त करने के लिए 6,600 करोड़ यानी कि लगभग $867 मिलियन के ऋण वित्त पोषण के साथ समझौता किया है। अपॉइंटमेंट कैटेगरी में जो सबसे पहला अपडेट है वो है CSB बैंक में शामिल होंगे प्रलय मंडल। जी हाँ दोस्तों, CSB बैंक ने घोषणा की है कि उसके बोर्ड ने प्रलय मंडल को संगठन के अध्यक्ष यानी कि खुदरा SME संचालन और IT के रूप में नियुक्त किया है। श्री मंडल के सितंबर 2020 में निजी क्षेत्र के ऋणदाता में शामिल होने की उम्मीद है। श्री प्रणय मंडल ने हाल ही में एक्सिस बैंक में एक कार्यकारी निदेशक और खुदरा बैंकिंग के प्रमुख के अपने वर्तमान पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला अपॉइंटमेंट है सुदर्शन S शर्मा, CEO कार्जोनेंट इंडिया। जी हाँ दोस्तों, भारत की अग्रणी व्यक्तिगत गतिशीलता सेवा प्रदाता कार्जोनेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सुदर्शन S शर्मा को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। सुदर्शन शर्मा ने गूगल के साथ उद्योग मोटर वाहन के प्रमुख के रूप में कार्य किया है और हाल ही में वे फेसबुक के इंडस्ट्री लीड ऑटोमोटिव थे। फ्रेंड्स, आज के ट्रिब्यूट कैटेगरी जो सबसे पहला अपडेट है, KR सच्चिदानंद का निधन। यह दोस्तों फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता KR जून 2020 में सचिन के नाम से मशहूर सच्चिदानंद का निधन हो गया। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस, रामलीला, सीनियर्स और रन बेबी रन सहित कई हिट फिल्में लिखी हैं। तो साथियों, आज के अपडेट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन एक नए अपडेट के साथ। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।